एफबीआई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज में से एक है। उन्हें गंभीर खतरों और खतरनाक अपराधों की जांच करने का काम सौंपा जाता है, इसलिए वे सबसे तेज तर्रार दिमाग वालों को ही भर्ती करते हैं। अगर आपको जानना है कि आप इस नौकरी के काबिल हैं या नहीं, तो भाई मैंने एफबीआई सिलेक्शन प्रोसेस की रीजनिंग स्टेट में यूज किए जाने वाले लॉजिक के बेस पर एक टेस्ट तैयार किया है। लेकिन बस इतना जान लो दोस्त कि सिर्फ 5% एप्लीकेंट ही स्पेशल एजेंट के स्टेटस तक पहुंच पाते। तो चलिए आपको एक असली एफबीआई एजेंट की जगह पर रखकर देखते हैं कि आप ये टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। आपका पहला केस शहर के लोकल अस्पताल में होता है। सर्जन जनरल की हत्या कर दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे स्केल पेल घूंप कर मारा गया है, लेकिन क्राइम के सीन से स्केल पेल गायब है। आपकी टीम ने प्राइमरी संदिग्ध लोगों को इकट्ठा करके उनके सामान की तलाशी ले ली है। उनमें से एक प्लास्टिक सर्जन है, दूसरा एक डेंटिस्ट है, फिर एक साइकियाट्रिस्ट है और आखिर में एक पैथोलॉजिस्ट है। सारे सबूतों को एग्जामिन करने के बाद आपको क्या लगता है कि चारों में से किसने अपराध किया है? क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ पर मेन बात यह है कि सर्जन जनरल की हत्या किस चीज से की गई थी। वो है एक स्केल पेल। प्लास्टिक सर्जन के पास 2 स्केल पेल थे, लेकिन उन दोनों का उपयोग उसके काम में किया जाता है, इसलिए संदेहास्पद नहीं है। डेंटिस्ट को रोजाना सर्जरी के लिए उसके स्केल पेल की आवश्यकता होती है और पैथोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट बचता है। अब साइकियाट्रिस्ट के काम में कोई ऑपरेशन तो होता नहीं है, तो उसके सामान में एक स्केल पेल क्यों है? पकड़ा गया ना? सॉरी डॉक्टर, लेकिन आप इसे फ्राइडियन स्लिप अप कह सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आपको एक स्टोर में डकैती के सीन की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। जब आप पहुंचते हैं तो स्टोर का जेनिटर बताता है कि उसने चोरों को खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हुए देखा, इसलिए वो मदद के लिए फोन करने गया। जब वो वापस आया तब तक वो लोग सब कुछ लेकर दरवाजा तोड़कर भाग चुके थे। जेनिटर ने सारी अफरा तफरी की सफाई करनी शुरू की, उसमें उसको कट लग गया। क्राइम सीन को देखने के बाद आप फौरन समझ जाते हैं कि जेनिटर झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जो उसकी पोल खोल देता है? क्या है वो? ए दरवाजा, बी खिड़की का शीशा, सी जेनिटर के कट। आइए इसे ब्रेक डाउन करके देखते हैं। दरवाजे की चौखट बाहर की ओर टूटी हुई है। ये दर्शाता है कि अंदर वाला इंसान तोड़कर बाहर निकला है। ये तो उसकी कहानी में फिट है भाई। खिड़की के नीचे कांच के बारे में क्या ख्याल है? अब ग्लास पर मारो तो वो सभी दिशाओं में बिखर सकता है, इसलिए ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जेनिटर के हाथ कांच के कुछ टुकड़ों से ढके हुए हैं। हालांकि उसने कहा था कि वो सफाई कर रहा था, लेकिन उन कांच के टुकड़ों से पता चलता है कि जब खिड़की तोड़ी जा रही थी तो वो उसके पास खड़ा था, तो शायद वो ही इसे तोड़ रहा था। तो भाई लगता है कि जेनिटर ने साफ सफाई के बजाय पूरा हाथ साफ कर दिया। तो इस केस में आपने सही ढंग से ब्रेक को पकड़ लिया दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3। जेनिटर को हिरासत में लेने के बाद आप 3 एक जैसे दिखने वाले क्रिमिनल्स को पास पास की जेल में डाल देते हैं। आपका पहले भी उनसे वास्ता पड़ चुका है। उन्हें मिस्टर ब्लू, मिस्टर रेड और मिस्टर व्हाइट कहा जाता है। अपने कोट के अंदर तीनों ने अलग कलर की शर्ट पहनी हुई है, एक रेड, एक ब्लू और एक व्हाइट। मिस्टर ब्लू कहते हैं, अरे क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि हम सभी ने अपने नाम से अलग रंग की शर्ट पहनी हुई है? व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी कहता है, वाह मिस्टर ब्लू, ये बिल्कुल सही है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आपको ही बताना है कि किसने किस रंग की शर्ट पहनी है। क्या आपको समझ आ गया? वेल, मिस्टर ब्लू केवल व्हाइट या रेड कलर ही पहन सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि व्हाइट शर्ट किसी और ने पहन रखी है। इसका मतलब है कि मिस्टर ब्लू ने केवल लाल शर्ट ही पहनी होगी। मिस्टर व्हाइट केवल ब्लू शर्ट या लाल शर्ट पहन सकता है, और लाल पहले से ही लिया जा चुका है, इसलिए मिस्टर व्हाइट ने नीली शर्ट ही पहनी हुई है। इसका मतलब है कि मिस्टर रेड ने सफेद शर्ट पहनी होगी। किस्मत से ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जल्दी ही वे सभी नारंगी रंग के जंपसूट पहनेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4। आप अपनी डेस्क पर जाते हो, क्राइम सीन की कुछ फोटोज को देखते हैं। जब आप अपने बॉस से पूछते हैं इनमें से कौन सी बिल्डिंग क्राइम सीन है, तो वो कहती है सबसे नजदीक वाली। अब जरा ध्यान से देखो भाई, इनमें से कौन सी इमारत ज्यादा करीब है? क्या ये,
ए लेफ्ट है, बी राइट है। क्या आपकी आंखें तेज थीं? क्योंकि उत्तर ए है, जो है लेफ्ट वाली बिल्डिंग। उस बिल्डिंग ने दाहिने हाथ की बिल्डिंग की रेलिंग के पैटर्न को ब्लॉक कर दिया है और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सैटेलाइट डिश ने दूसरी इमारत को भी ढक दिया है। अब जरूरी नहीं है कि ये एक आर्ट टेस्ट हो, लेकिन एक स्पेशल एजेंट के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 20 बाई 20 का विजन होना जरूरी है। इसलिए अगर आप ये देखने के लिए अपना चश्मा उठाने लगे तो मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है दादाजी। क्वेश्चन नंबर 5। आपको खबर मिलती है कि एक खतरनाक अपराधी मिनीसोटा में जून के समय डकैती की योजना बना रहा है। वो वाकई जून से पहले शनिवार को एक कार डीलर के पास जाता है। शायद उसका मकसद है एक फरारी कार को चुनना। आप उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बोलता है कि उसने रविवार को एक नई कार खरीदने का प्लान किया है और वो आज कार को टेस्ट ड्राइव करने जा रहा है। तो आप कैसे बताएंगे कि वो झूठ बोल रहा है? ए महीना, बी दिन, सी कार। वो कार सिर्फ बहुत महंगी है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। और महीने से तो भाई आपको सिर्फ इतना ही मालूम पड़ सकता है कि ड्राइविंग के लिए मौसम बड़ा शानदार है। तो अब सब कुछ दिन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मिनेसोटा के कानून के अनुसार संडे को गाड़ियों जैसी आइटम्स की सेल पर बैन है। ये इस राज्य के 100 साल पुराने ब्लू लॉ का हिस्सा है। तो फिर उस क्रिमिनल ने मिनेसोटा में संडे के दिन एक नई कार खरीदने की व्यवस्था कैसे कर ली भाई? पर्दाफाश हो गया ना। तो इसके झूठ पर ब्रेक लगाने के लिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6। ऑफिस में आपको एक गुप्त जांच में शामिल होने के लिए कहा जाता है, जिसमें 2 औरतों को किडनैप करके पिछले 6 महीनों से बंदी बनाकर रखा गया है। और जब कानून के हाथ उस जगह तक पहुंचते हैं जहां उन्हें रखा जा रहा था, तो अंदर ली गई एक गुप्त तस्वीर से पता चलता है कि 3 महिलाएं बंधी हुई हैं और संदिग्ध रूप से आसपास कोई गार्डन नहीं है। उनकी आंखों पर पट्टी और मुंह में कपड़ा ढूंसा हुआ है, इसलिए आप उनके चेहरों को अच्छी तरह से देख नहीं सकते। लेकिन इस फोटो से आप बता सकते हैं कि इनमें से एक महिला साफ तौर पर खुद किडनैपर ही है। इस प्रश्न को हल करने का एकमात्र तरीका यह है कि समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए। लिटरली बीच वाली लेडी के लंबे सुनहरे बाल हैं जिनकी जड़ें ब्राउन हैं। इनको देखकर लगता है कि वो काफी समय से हेयर सैलून नहीं गई है। बाईं ओर की महिला के ब्राउन बाल हैं जो शायद पहली वाली की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन यार ब्लू कलर नेचुरल नहीं लगता जब तक कि आप सिम्पसन्स के मेंबर ना हो। इसकी रूट्स भी टॉप अप की हुई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस महिला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने बंदियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश की और असफल रही। कम से कम अब उसके पास ब्लू देखने का एक कारण तो है भाई। क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक रिपोर्ट मिलती है और एक औरत की लाश जो आदमी की तरह ड्रेस की हुई है एक कूड़ेदान के बगल में पड़ी हुई मिली है। आप जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि उसके चारों ओर एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई है। इनमें कचरा उठाने वाले लोग शामिल हैं जो कूड़ेदान को खाली करना चाहते हैं, लेकिन एक लोकल पेपर का रिपोर्टर है और एक साइकिल पर कुरियर डिलीवरी करने वाला इंसान। गनीमत है कि सीन को सही टाइम पर सिक्योर कर लिया गया था, इसलिए किसी ने विक्टिम को देखा नहीं। अगले दिन लोकल अखबार में एक आर्टिकल में बताया गया कि युवती एग्जैक्टली कहाँ मिली थी। हालांकि ये आपके लिए कुछ नया नहीं था, इसने आपको मुख्य संदिग्ध को पहचानने में मदद की। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन था? ए एक कचड़े वाला, बी कुरियर, सी जर्नलिस्ट। तो आपने क्या सोचा? यहाँ पर मैन डिटेल अखबारों से मिलती है। क्राइम सीन पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उन्हें बता सकता था कि शव कहाँ मिला था, लेकिन आर्टिकल लिखने वाले पत्रकार को कैसे पता चलेगा कि ये एक जवान औरत थी? और अगर उन्हें उस लाश की एक झलक भी मिली होगी तो उसने तो मर्दों के कपड़े पहने हुए थे ना। इसलिए वो वहां पर पत्रकार कुछ तस्वीरें लेने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहा था। लगता है भाई ये रिपोर्टर एक बड़ी कहानी छापने के लिए कुछ भी कर सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8। आपका अगला केस एक जुनून के क्राइम का लगता है। एक संदिग्ध सीरियल किलर है जिसे द ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। वो जिन आदमियों को डेट करती है उन सभी को सरेआम जहर देकर मार देती है। वो उन्हें डिनर पर ले जाती है और डेजर्ट में एक पाई को उनके साथ आधा बांट कर खाती है। अपनी छुरी से वो पाई को आधा काट कर देती है। दोनों बड़े रोमांटिक अंदाज में अपना पहला फोर्क एक दूसरे को खिलाते हैं और फिर बचा हुआ खुद के फोर्क से खाते हैं।
फिर आदमी शैंपेन की बोतल खोलता है और दोनों एक एक ग्लास पीकर निवाला नीचे उतारते हैं, लेकिन अचानक से वो गिर कर मर जाता है। उसे जहर दिया गया है। अब क्योंकि जहर का संबंध ब्लैक विडो से नहीं साबित हो पा रहा है, वो आज़ाद घूम रही है। ये बात कई महीनों से एजेंसीज को परेशान कर रही है। लेकिन क्राइम सीन को देखते हुए आपको क्या लगता है, ब्लैक विडो अपनी डेट्स को कैसे जहर दे रही थी? ये किस पर था? ए फोर्क, बी पाई, सी चाकू, डी शैंपेन। आइए अब इस मामले को सुलझाते हैं। पाई को टेस्ट करने से कुछ खास नहीं मिलने वाला, क्योंकि वह रेस्टोरेंट से ऑर्डर की गई थी। जहर शायद फोर्क पर हो सकता है, लेकिन फिर उन दोनों ने एक दूसरे को अपने फोर्क से खिलाया था, इसलिए उसको भी जहर खाने का जोखिम था। शैंपेन को वहीं पर खोला गया था, इसलिए वो छिपाकर उसमें जहर नहीं गिरा सकती थी। वो चाकू छोड़ देता है तो भाई सिर्फ छुरी ही बचती है। उसकी धार के सिर्फ एक हिस्से में चुपके से जहर लगाकर वो उसे जहरीली पाई परोसने में कामयाब हो जाती थी, वो भी खुद को बिना किसी जोखिम में डाले। यार लगता है आपने इस मकड़ी को उसके ही जाल में फंसा दिया। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक बड़े मेंशन के मालिक की अभी अभी छुरा घूमकर हत्या की गई है। आप घटनास्थल पर पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि पॉसिबल सस्पेक्ट्स केवल 3 नौकरानियां हैं। मालिक की मृत्यु के समय सिर्फ वो ही वहां पर थीं, और अजीब बात यह है कि ये सभी ऐसी दिख रही हैं जैसे उनके हाथों पर खून हो। मेड एनी बताती है कि उनके ऊपर खून उस जगह से फैला है जहां पर उनकी उंगली कट गई थी। मेड बेकी का दावा है कि उनके दाग खून के नहीं हैं, वे नील पॉलिश हैं। और मेड क्लेयर का कहना है कि उसके शरीर पर शराब डुल गई थी। ये सब पॉसिबल लगता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? तो जवाब के लिए तैयार है? आप देख सकते हैं कि मेड एनी ने वास्तव में खुद को कट लगा लिया था, इसलिए उसके एप्रन पर खून उसी का हो सकता है। मेड बेकी के नाखूनों पर लाल नेल पेंट है, इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही लगती है। और मेड क्लियर वाइन की बोतल पकड़े हुए है, लेकिन जैसा कि आप लेबल से देख सकते हैं कि ये एक वाइट वाइन की बोतल है। और भाई आप नाम से समझ सकते हैं कि उस तरह का लिक्विड लाल दाग नहीं छोड़ेगा। तो भाई क्लियर का खेल खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। आपका अगला असाइनमेंट एक बेहद ठंडा मामला है। एक आदमी को बर्फ के एक मैदान में मारकर गिरा दिया गया है। संदिग्ध रूप से वहां पर फुटप्रिंट्स का केवल एक ही सेट है जो विक्टिम के जूते से मेल खाता है, और उसकी बॉडी की ओर जाने वाली 2 पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन और कुछ नहीं है। पास ही में उसकी हत्या के सिलसिले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ लगेज लिए हुए एक आदमी है, एक आदमी व्हील चेयर पर और एक औरत साइकिल के साथ है। बर्फ में बने ट्रैक तेजी से मिट रहे हैं और इसके अलावा कोई और सुराग नहीं है। लेकिन भाई जिस किसी एजेंट की आंखें बाज जैसी होंगी ना, उसके लिए इतने सबूत काफी हैं। तो उसे किसने मारा? अब हम जानते हैं कि लाश की ओर जाने वाले पैरों के निशान मृतक के ही हैं। मतलब कि रोलिंग सूटकेस वाला आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैरों के निशान का एक और सेट छोड़ देता। अगर ट्रैक के निशान साइकिल वाली औरत के होते तो यार किसी पॉइंट पर तो एक लूप होता जिससे पता चलता कि वो कहां से टर्न हुई है। अब एक ही ऑप्शन है, व्हील चेयर वाला आदमी ही प्राइम सस्पेक्ट है भाई। वो शिकार के पीछे स्नो फील्ड में रोल करते हुए आया, उसे मार डाला और फिर उसी ट्रैक पर रोल करके वापस आ गया। मुझे लगता है इससे लोग ये सबक सीखेंगे कि इस आदमी को कभी धकेलना मत। क्वेश्चन नंबर 11। आपका फाइनल केस अब तक का सबसे मुश्किल केस है दोस्तों। एक औरत को शूट किया गया और वो अपनी कार में मरी हुई मिली। सीन की जांच करने के बाद आप देखते हैं कि उसके कपड़ों पर पाउडर के निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि गनमैन कार में नहीं था और न ही लेडी ने खुद को मारा है। लेकिन सभी खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई हैं, कोई गोली के छेद नहीं है और कोई भी खून के निशान भी नहीं है। ये दर्शाता है कि विक्टिम पूरे समय कार में ही थी। तो बारीकी से देखें, आपके मुताबिक उसे गोली कैसे मारी गई? क्या इसने आपको चकरा दिया? यदि आप गाड़ी के पिछले हिस्से की ओर देखते हैं तो आप कैनवास टॉपिंग को नोट कर सकते हैं। जी हाँ, ये कार एक कन्वर्टिबल है। ऐसा लगता है जिसने भी विक्टिम को बाहर निकाला उसने उसे ठीक तभी पकड़ा जब उसने छत को बंद करने का बटन दबाया। वाह, आपने तो केस की छत को उड़ाकर सॉल्व कर दिया भाई। तो मेरे नौसिखिए दोस्तों, कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आप में एजेंसी में भर्ती होने की काबिलियत है या फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।